ये है सीरिया, दुनिया के कदीम और अमीर तरीन सिविलाइजेशंस में से एक। लेकिन यही सरजमीन आज बदतरीन सिविल वॉर का शिकार है। जब भी सीरिया का जिक्र आता है तो आपके जहन में सिविल वॉर, रेफ्यूजी क्राइसिस और टेंशंस का ख्याल आता होगा। बट आपने कभी सोचा है कि सीरिया इस हाल तक पहुंचा कैसे? असल में सीरिया की बर्बादी के पीछे पॉलिटिक्स या डिक्टेटरशिप के बजाय एक ऐसी चीज का हाथ है जिसे वो कभी चेंज नहीं कर सकता, और वो है उसकी ज्योग्राफी। जी हाँ, सीरिया की ज्योग्राफी ही उसका सबसे बड़ा कर्ज है, क्योंकि सीरिया की किस्मत और फ्यूचर दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। सीरिया पर जिस मर्जी की हुकूमत हो, ये जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स उसे हमेशा मसलों में धकेलते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे पहाड़ों, रेगिस्तानों, दरियाओं और बॉर्डर्स ने सीरिया को कभी ना खत्म होने वाली वॉर्स में धकेल दिया है। हम लोग बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं और हर वीडियो पर ना सिर्फ बहुत ज्यादा टाइम लगता है बल्कि उस पर एक्सपेंस भी बहुत आता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े और हम वीडियोस की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। सीरिया के आज के क्राइसिस को समझने से पहले हमें सीरिया की लोकेशन को समझना होगा। सीरिया मिडिल ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में है और उसके 5 पड़ोसी हैं, तुर्की, इराक, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल। सो इट्स अ क्रॉस रोड्स बिटवीन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। और जिसका भी सीरिया पर कंट्रोल होता था, दुनिया के ट्रेड, आर्मीज और सिविलाइजेशंस पर भी उसी का कंट्रोल होता था। पर यही लोकेशन सीरिया को इम्पोर्टेंट बनाने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी बनाती है। तारीख में कई बड़ी सल्तनतें यहाँ उभरी और गिरी, क्योंकि हर कोई इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। सबसे पहले पर्शियंस ने इस इलाके की अहमियत को पहचाना, फिर ग्रीक्स अलेक्जेंडर द ग्रेट की लीडरशिप में यहाँ आए और इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद फिर रोमन्स ने सीरिया पर कब्जा किया और यहाँ शहरों और सड़कों का जाल बिछाया ताकि अपने कंट्रोल को मजबूत कर सकें। रोमन्स के बाद फिर ये एरिया इस्लामिक खिलाफत, क्रूसेडर्स, मंगोल्स और आखिर में ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा। सच तो ये है कि सीरिया कभी भी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। ये जमीन नेचुरली मुख्तलिफ रीजन्स में बटी हुई थी जो किसी भी सूरत एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते थे। अगर आप सीरिया के मैप को गौर से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि उसकी वेस्टर्न साइड पर मेडिटेरेनियन सी के 7 पहाड़ हैं। ये पहाड़ सिर्फ कुदरत का शाहकार नहीं है बल्कि इन्होंने ही सीरिया की किस्मत तय की है। यही पहाड़ खास तौर पर साहिली इलाकों के करीब मौजूद अलवी पहाड़ियां एक कुदरती दीवार बन गईं। इन पहाड़ों के एक तरफ साहिल के साथ छोटे छोटे गाँव आबाद हुए जिनमें अलवी कम्युनिटी के लोग रहते थे। क्योंकि ये लोग पहाड़ों की वजह से बाकी मुल्क से कटे हुए थे तो इनकी एक अलग आइडेंटिटी, कल्चर और लाइफस्टाइल बन गया। इसी तरह इन्हीं पहाड़ों के दूसरी तरफ सीरिया के सेंट्रल रीजन में सुन्नी मुसलमान आबाद थे। बड़े शहर जैसे अलेप्पो, हमा, होम्स और दमास्कस फर्टाइल जमीन और ट्रेड रूट्स पर बने हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड और कॉमर्स खूब फली फूली। ये शहर बहुत एडवांस्ड भी थे क्योंकि इनका बाकी अरब दुनिया से कांटेक्ट भी था। लेकिन ये लोग साहिली इलाकों में मौजूद अलवी कम्युनिटी से खुद को दूर महसूस करते थे क्योंकि पहाड़ों की वजह से इनका आपस में ना कोई राब्ता था और ना कोई मिलना जुलना, और नतीजतन इन दोनों कम्युनिटीज में कोई खास ताल्लुक नहीं बन सका। तो इस तरह ये कोस्टल एरियाज शिया अलवी कम्युनिटी के कंट्रोल में थे, जबकि सेंट्रल एरियाज पर सुन्नी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। तो ये ऐसा था कि जैसे 2 पड़ोसी हों जिन्हें एक दीवार ने जुदा कर दिया हो। वो जियोग्राफिकली तो साथ रहते हो पर सोशली और कल्चरली उनमें बहुत फासला हो। इस दूरी ने इन दोनों ग्रुप्स के बीच मिसट्रस्ट, गलतफहमी और शक पैदा कर दिया। हर ग्रुप दूसरे को डिफरेंट या खतरनाक समझता था। लेकिन सीरिया के लिए सिर्फ ये पहाड़ ही मुसीबत नहीं थे बल्कि उसकी बदकिस्मती की एक और बड़ी वजह पानी भी है। मिडिल ईस्ट में पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि लाइफलाइन है। सीरिया में रहने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ एक दरिया पर डिपेंडेंट हैं और वो है रिवर यूफ्रेट्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न सीरिया में रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि यूफ्रेट्स सीरिया से नहीं बल्कि तुर्की से निकलता है और तुर्की ही ये तय करता है कि हर मुल्क में कितना पानी पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीरिया का एग्रीकल्चर, खाना पीना और लाइफस्टाइल सब कुछ तुर्की के ही रहमो करम पर है। कई सालों से ये दरिया तुर्की और सीरिया के बीच टेंशन का बायस बना हुआ है। जब तुर्की ने अपनी बिजली बनाने और जमीनों को सैराब करने के लिए यूफ्रेट्स पर बड़े बड़े डैम बनाए तो उससे सीरिया में आने वाले पानी का फ्लो बहुत कम हो गया। सीरिया के किसानों के खेत उजड़ गए और उनके लिए अपने बच्चों का पालना तक मुश्किल हो गया। इस सब के नतीजे में सीरिया में गुस्सा और नफरत बढ़ा और दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो गए। 2006 में सीरिया में जबरदस्त कहत पड़ा जिसके नतीजे में बहुत तबाही हुई। बारिशें बिल्कुल बंद हो गईं, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। ये कहत 5 साल तक रहा और लाखों किसान इससे मुतासिर हुए। भूख और गरीबी के सताए ये किसान अपनी जमीनें छोड़कर दमास्कस, अलेप्पो और होम्स जैसे शहरों को जाने लगे। एकदम लाखों लोगों के आने से इन शहरों का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। सब लोग खुराक, जॉब और घर की तलाश में थे। इन शहरों की इतनी आबादी हैंडल करने की कैपेसिटी ही नहीं थी और नतीजतन हालात तेजी से खराब होते चले गए। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों में गुस्सा भी बढ़ता चला गया। इस माइग्रेशन की वजह से एक जबरदस्त क्राइसिस पैदा हो चुका था। लोगों में शदीद गुस्सा
उबल रहा था और बिलाखिर ये 2011 में प्रोटेस्ट्स की सूरत में फटा और यही शुरुआत थी सीरिया की सिविल वॉर की, जिसने आज तक उसे जकड़ा हुआ है। सीरिया के हालात को मजीद खराब करने वाली एक और चीज है सीरिया का ईस्टर्न इलाका, जो कि सारा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान ने आधे से ज्यादा सीरिया को कवर किया हुआ है। इसी रेगिस्तान की वजह से सीरिया के ईस्टर्न शहर जैसे कि रका, डेर एज़-ज़ोर और पालमेरा उसके वेस्टर्न और कोस्टल शहरों से डिस्कनेक्टेड हैं। इस सहरा को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है और इसीलिए सीरिया जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन रेगिस्तानी इलाकों में रहने वालों का अपना ही कल्चर और आइडेंटिटी बन गई। ये लोग दमास्कस में मौजूद गवर्नमेंट से डिस्कनेक्टेड फील करते थे क्योंकि इनके इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेवलपमेंट या सहूलत नहीं थी और इसी के नतीजे में यहाँ के लोगों में हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। जब 2011 में सिविल वॉर शुरू हुई तो यही सीरियन डेजर्ट वायलेंस का हॉट स्पॉट बन गया। क्योंकि ये इलाके दूर दराज और हुकूमत की गिरफ्त से बाहर थे, इसलिए दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों ने आसानी से यहाँ कदम जमा लिए। उन्होंने यहाँ के नाराज नौजवानों को वरगलाकर अपने साथ मिला लिया और यहीं पर फिर अपनी बेसिस बनाकर उन नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और यहाँ से फिर वो बाकी शहरों पर टेररिस्ट अटैक्स करने लगे। इतने बड़े रेगिस्तान में इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स से लड़ना बहुत मुश्किल काम था। सीरियन गवर्नमेंट के लिए इन एरियाज पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल होता गया और धीरे धीरे ये सारा एरिया एक बैटलफील्ड बनकर बर्बादी का शिकार होता चला गया। लेकिन सीरिया की मुश्किलात सिर्फ ये पहाड़, रेगिस्तान या पानी की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक और मसला भी है जो नेचर नहीं बल्कि इंसानों की वजह से है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट को अपनी मर्जी से डिवाइड करना शुरू कर दिया। उन्हें इस खित्ते के जमीनी हकायक का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने मैप्स पर पेंसिल से बॉर्डर ड्रॉ किए बगैर ये जाने कि उस एरिया में कौन सी कौम, मजहब और जबान बोलने वाले लोग हैं। इसके नतीजे में मुख्तलिफ ग्रोह जैसे कि सुन्नी, अलवी, कुर्द, दरूज और ईसाई, जिनकी ना तारीख एक थी ना सोच, वो एक ही मुल्क की सरहदों में कैद हो गए। कुछ कम्युनिटीज को जबरदस्ती 2 या 3 कंट्रीज में बांट दिया गया और कुछ को जबरदस्ती एक ही मुल्क में इकट्ठा कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 ऐसे पड़ोसी जिनके आपस में कभी नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती एक ही छोटे से घर में इकट्ठा कर दिया जाए। बिल्कुल यही किया इन मसनूई सरहदों ने शाम के साथ। इन नए बॉर्डर्स ने सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं खड़े किए बल्कि सदियों से चलती आ रही रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स को भी भड़का दिया। सीरिया एक अजीब कॉम्प्लेक्स सा मुल्क बन गया जिसमें सुन्नी, अलवी, कुर्द, दरूज और क्रिश्चियंस जैसे सब कम्युनिटीज इकट्ठे रहने लगी। हर कम्युनिटी का अपना कल्चर, ट्रेडिशन और सेटअप था और यही डिफरेंस टेंशन का सबब बनने लगा और सीरिया का मैप कुछ ऐसा दिखने लगा। वेस्टर्न सीरिया स्पेशली साहिली इलाकों और लटाकिया के आसपास अलवी शिया रहते हैं। ये तादाद में तो थोड़े हैं मगर 1970 से सीरिया की हुकूमत इन्हीं के हाथ में है। लताकिया को इनका गढ़ माना जाता है और सीरिया के बहुत से मिलिट्री और गवर्नमेंट लीडर्स यहीं से थे। असाद की गवर्नमेंट का पावर सेंटर भी यही कोस्टल एरिया था। लेकिन फिर दिसंबर 2024 में हालात ने अचानक करवट ली। हियात तहरीर अल शाम और तुर्किश बैक्ड फाइटर्स ने सीरियन कैपिटल दमिश्क पर कब्जा कर लिया और बशार अल असद और उनकी फैमिली को रशिया भागना पड़ा। यूं सीरिया पर असद फैमिली की 50 साला हुकूमत और सिविल वॉर का बिलाखिर खात्मा हो गया। इसी तरह अगर हम सेंट्रल और सदर्न रीजन्स की तरफ आएं तो वहां दमास्कस, होम्स, हमा और दरा जैसे शहरों में सुन्नी मेजॉरिटी रहती है। सीरिया की आबादी का 70% यही सुन्नी मुस्लिम्स हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद सुन्नियों को पिछले कई सालों से अलवी डोमिनेटेड गवर्नमेंट ने साइडलाइन किए रखा है। 2011 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो इन्हीं सुन्नी इलाकों से शुरू हुए थे। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट को जाएं तो वहां कमिशली, हसाका और रका जैसे शहरों में आपको कुर्द मेजॉरिटी मिलेगी। ये लोग बहुत अरसे से अपनी खुद की आइडेंटिटी और आजादी मांगते आ रहे हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन्हें सप्रेस करती आई हैं। ये सारा एरिया ऑयल और एग्रीकल्चर से माला माल है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिविल वॉर के दौरान कुर्दों ने यहाँ अपना कंट्रोल भी रखा हुआ था। फिर साउथ वेस्टर्न हिस्से में इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के साथ अस्वेदा प्रोविंस में दरूज कम्युनिटी रहती है। ये एक छोटी सी कम्युनिटी है जो सिविल वॉर में मोस्टली न्यूट्रल रहे थे और इनका फोकस बस अपने एरिया को डिफेंड करने पर था। और आखिर में सीरिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो अलेप्पो, दमास्कस और वेस्टर्न सीरिया के छोटे छोटे शहरों में फैली हुई है। इनकी पोजीशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स रही हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट और बागियों के बीच फंसे हुए थे। बहुत से क्रिश्चियंस असद रजीम को सपोर्ट करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स पावर में आ गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। एक ऐसा मुल्क जिसके हर हिस्से में टोटली डिफरेंट लोग रहते हैं उसे यूनाइटेड रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये डिविजन्स ही सीरिया का प्रॉब्लम नहीं है। सीरिया की लोकेशन और ज्योग्राफी ने उसे ग्लोबल पावर्स के लिए भी एक बैटल ग्राउंड बनाया हुआ था। सिविल वॉर के दौरान बाहर के बहुत से कंट्रीज ने सीरिया के इन डिविजन्स का फायदा उठाते हुए
डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। रूस बशार अल असद को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। असद को पावर में रखकर रूस मेडिटेरेनियन सी में टार्टस के करीब मौजूद अपनी नेवल बेस को प्रोटेक्ट कर सकता था। ये बेस रूस के लिए बहुत कीमती थी क्योंकि इसी के जरिए रशिया को दुनिया के शिपिंग रूट्स की एक्सेस मिलती थी, क्योंकि रशिया के अपने नॉर्दर्न पोर्ट्स तो बर्फ की वजह से बंद रहते थे। असद को सपोर्ट करके रूस ने मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और दुनिया को ये भी दिखाया कि वो अभी भी एक सुपर पावर है। ईरान भी बशार अल असद को भरपूर सपोर्ट कर रहा था और उसकी दो रीजंस थी, एक थी स्ट्रेटेजिक और दूसरी थी रिलीजियस। असल में असद की गवर्नमेंट में ज्यादातर अलवी शिया थे और क्योंकि ईरान भी एक शिया मुस्लिम कंट्री है तो उसे असद की सूरत में इन सारे सुन्नी मुल्कों के बीच एक अपना दोस्त नजर आ रहा था। लेकिन बात सिर्फ रिलीजन की भी नहीं है। सीरिया ईरान के लिए लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक रास्ता भी था। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप था जिसे ईरान हथियार, पैसा और ट्रेनिंग सीरिया के थ्रू ही भेजता था और इसीलिए ईरान असद को रिलीजन और स्ट्रेटेजिक दोनों वजहों से सपोर्ट करता था, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की डिफरेंट ग्रुप्स को अपने फायदे के लिए सपोर्ट कर रहे थे। सऊदी अरब सीरिया में मौजूद कुछ सुन्नी ग्रुप्स जैसे कि जाइश अल इस्लाम और फ्री सीरियन आर्मी के कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था। इनका मकसद ईरान के शिया असर को कमजोर करना और असद की हुकूमत को गिराना था। कतर भी सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था जैसे अहरार अल शाम। इनका भी मकसद यही था कि सीरिया में शिया इन्फ्लुएंस कमजोर हो और असद की हुकूमत गिराई जा सके। तुर्की भी सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था जिनमें फ्री सीरियन आर्मी और सीरियन नेशनल आर्मी शामिल है। तुर्की का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि असद की गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, ईरान का असर खत्म किया जाए और जो सीरिया में कुर्द रहते हैं उन्हें भी सप्रेस किया जाए ताकि वो तुर्की में रहने वाले कुर्द्स के साथ मिलकर तुर्की के लिए मुश्किलात खड़ी ना करें। इसी तरह अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सी रीजंस की वजह से सीरिया में इन्वॉल्व हो गए। अमेरिका ने बजाहिर तो ये ऑफिशियल स्टांस रखा कि वो सिर्फ दाइश जैसे ग्रुप से लड़ने के लिए सीरिया में है क्योंकि दाइश ने शाम और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, मगर साथ ही साथ अमेरिका असद की हुकूमत की भी मुखालिफत कर रहा था। उसे इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का जिम्मेदार ठहराता था। लेकिन सच ये है कि अमेरिका शाम में सिर्फ दाइश से लड़ने नहीं आया था, इसके पीछे और भी वजूहात थी और उनमें एक अहम वजह इसराइल था। अब अमेरिका हमेशा से इसराइल का दोस्त रहा है और इसराइल असद के रिजीम को स्पेशली क्योंकि उसे ईरान और हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहे थे तो अपने लिए खतरा समझता था। इसीलिए अमेरिका जानता था कि असद की हुकूमत गिराकर वो इसराइल को बचा सकता है और इस तरह इस खत्ते में ईरान का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका की सीरिया में इंटरफेयर करने की एक और बड़ी वजह रशिया भी था। अमेरिका इस खत्ते में रूस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को तोड़ना चाहता था, स्पेशली मेडिटेरेनियन सी में जहां रशिया अपनी नेवल बेसिस बना रहा था। और आखिर में सीरिया के लिए एक और नेचुरल प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट में मौजूद उसका पड़ोसी इसराइल। सीरिया का एक बॉर्डर इसराइल के साथ लगता है और यही सीरिया के लिए कई साल से टेंशन का सबब भी है। इन दोनों कंट्रीज के बीच दुश्मनी की एक लंबी तारीख है और इन्होंने आपस में कई जंगें भी लड़ी हैं, स्पेशली गोलान हाइट्स के कंट्रोल के लिए, और इसीलिए इसराइल सीरिया को अपने लिए एक परमानेंट खतरा समझता है। असद की हुकूमत खत्म होने के बावजूद अभी तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आपस में बेहतर नहीं हुए। सीरिया के सदर्न पार्ट्स में द्रूज कम्युनिटी और वहां के चंद लोकल ट्राइब्स और असद के कुछ बचे खुचे सपोर्टर्स में एक दफा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। इसराइल ने भी इन एरियाज में एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी हैं, ये कहकर कि वो द्रूज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरह नॉर्थ में कुर्दिश ग्रुप्स का अभी भी कंट्रोल है और उन्होंने नई आने वाली गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। वो अपना खुद का अलग कंट्री बनाने की डिमांड कर रहे हैं। वेस्टर्न सीरिया में भी कुछ प्रो असद ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं और वो एक नए नाम मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया के नाम से नई गवर्नमेंट के खिलाफ फिर से लड़ रहे हैं। तो सीरिया अब एक ऐसा चेस बोर्ड बन चुका है जहां पर सब इन्वॉल्व हैं और हर कोई अपने फायदे के लिए चालें चल रहा है। शाम का जोग्राफिया उसके माजी की कहानी भी लिख चुका है, उसके हाल पर भी हावी है और उसके मुस्तकबिल के लिए भी खतरा बना हुआ है। जब तक वर्ल्ड लीडर्स ये नहीं समझेंगे कि सीरिया की प्रॉब्लम्स के पीछे पॉलिटिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी का भी हाथ है, तब तक सीरिया के हालात बेहतर नहीं हो सकते। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।